जनाब, आप यहूदियों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। आपने कैसे इन इजराइलियों को हमारी पाक जमीन पाकिस्तान में बुला लिया है? और तब एक हट्टा कट्टा लेफ्टिनेंट जनरल जिसका की नाम था खालिद महमूद आरिफ कहता है, तेरी जवान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। जितनी औकात है तुम्हारी उतना ही बोलो। अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। तुम्हें लगता है हमारी इन सोवियत मशीनों को कोई इतने सस्ते में ठीक कर पाएगा? तो ये ISI का FIO ऑफिसर जिसका की नाम था फारूक रहमान एकदम चुप करके बैठ जाता है। बात है 70 के आद की, जब पाकिस्तान के सोवियत मेड कई मिलिट्री इक्विपमेंट सालों से रिपेयर की हालत में थे और भारत से जंग के बाद इनका और बुरा हाल हो चला था। कई देशों से बात करने के बाद भी इन हथियारों को कोई सही दाम में ठीक नहीं कर पा रहा था और जंग के बाद पाकिस्तान में पैसे की तब बहुत तंगी हो गई थी। न चाहते हुए भी फिर पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल फैसला लेते हैं, क्यों ना एक बार इजरायली इंजीनियर्स से पूछा जाए, क्योंकि उस समय इजरायलियों के बारे में ये बात काफी मशहूर थी कि सोवियत इक्विपमेंट को इनके अलावा कोई कम दाम में रिपेयर नहीं कर सकता। खैर, इतने साल वेट करने के बाद वो ये कदम उठा ही लेते हैं और एक इजरायली कंपनी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया जाता है। तो एक शाम एक जहाज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रुकता है और उसमें से उतरे इजरायली लोगों को बिना किसी को भनक लगे पाक आर्मी की लग्जरी गाड़ियों में बैठाकर एक आलीशान होटल की तरफ ले जाया जाता है और फिर कुछ घंटे बाद इन लोगों की लेफ्टिनेंट जनरल खालिद के साथ मीटिंग होती है और मीटिंग की शुरुआत वो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ही करता है और बोलता है, हमें उम्मीद है आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी और मेरे कोलीग्स ने यहाँ आपका पाकिस्तान में क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में समझाया होगा। तो थोड़ा समय लेने के बाद इजरायली काउंटर पार्ट भी बोलता है कि पहले तो हमें आपकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई और अब हम आपको इजरायली क्राफ्ट दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और इसी को लेकर ये मीटिंग कुछ और 1 घंटा चलती है और काफी हद तक सफल रहती है। खैर, जब सारे चले जाते हैं तो फिर वो FIO ऑफिसर उस लेफ्टिनेंट जनरल के सामने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बोलता है कि मैंने कई महीनों तक अपने मल्टीपल सोर्सेज से इन मेहमानों का बैकग्राउंड चेक करवाया है और मुझे सबका ही बैकग्राउंड क्लीन मिला है। पर फिर भी आप कहो तो क्या हमें इन इजरायलियों की जासूसी के लिए कुछ बंदोबस्त तो नहीं करने चाहिए? इस बात पर फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल जल्ला कर इसको पढ़ता है और बोलता है, नहीं, अभी ऐसा सोचना भी मत। हमारी एक गलती सारी बनी बनाई बात खराब कर देगी। मेरे ऊपर आगे एस्टेब्लिशमेंट का काफी प्रेशर है और तुम्हारा जो काम है वही करो और देखो ये इस्लामाबाद के बाहर ना जा पाए। तो कुछ अगले दिनों तक ये इजरायली इंजीनियर्स पाकिस्तान की उन सोवियत वॉर मशीनों की जांच करने लगते हैं और हर शाम उनकी उस लेफ्टिनेंट जनरल से मीटिंग होती थी जहां वो अपनी उस दिन के लिए चेक की गई मशीनों की रिपोर्ट सौंपते थे। पर मशीनों की गिनती बहुत ज्यादा थी और इस इंस्पेक्शन में खर्चे का अंदाजा लगाने में कुछ हफ्ते का समय लगने वाला था कि तभी कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां आ जाती है, जिसकी वजह से इन इंजीनियरों का भी काम बंद रहने वाला था। तो उनमें से ही एक इजरायली इंजीनियर अपने बाकी साथियों को बोलता है, हमें यहाँ पर काम करते हुए कितने दिन हो चुके हैं, क्यों ना हमें इन छुट्टियों में कहीं घूमने निकल जाना चाहिए। और उसी दिन वो इंजीनियर्स वहाँ एक लोकल बस में बैठकर इस्लामाबाद के पास ही एक हिल स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पर बात ऐसी होती है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो बस रास्ते में ही खराब हो जाती है और कई देर इंतजार करने के बाद वो सोचते हैं कि बस ठीक होने में इतना समय लग रहा है, क्यों ना हमें आसपास की ही जगह घूम लेनी चाहिए। खैर, जहाँ बस खराब हुई थी उस जगह का नाम था कहूता और बस से उतर ये इजरायली वहाँ की नेचुरल ब्यूटी से बड़ा खुश होते हैं और तुरंत अपने कैमरे निकाल फोटोज खींचने लगते हैं। फिर उनमें से 2 इंजीनियर अलग होकर वहाँ हाइकिंग करने लग जाते हैं और एक चोटी पर पहुंच वो भी वहाँ फोटो खींचने लगते हैं। साथ ही यादगीर के तौर पर वहाँ के पत्थर और मिट्टी अपने अलग से बैग में डाल लेते हैं। फिर जब वे वहाँ से अपने होटल में वापिस जाते हैं तो ISI के उसी FIO ऑफिसर को शक सा होता है और वो उनके होटल में जाकर तहकीकात शुरू कर देता है और जब वो उन इजरायलियों से खींची गई फोटोज का रोल मांगता है तो उसके मुंह का रंग ही उड़ जाता है। वो पूछता है कि तुम इस्लामाबाद से बाहर कैसे गए, ये तो तुम्हारे प्रोटोकॉल में ही नहीं था। तो उनमें से एक इंजीनियर कहता है, पर वो हिल स्टेशन तो इस्लामाबाद के एरिया में ही आता है। फिर वो बिना कुछ कहे उन फोटोज को उस इजरायली से जब्त कर लेता है और जल्दी इस पूरी बात की खबर उस लेफ्टिनेंट जनरल को सुना देता है। अब इस बात का सुन जनरल के नीचे की जमीन हिल जाती है और वो उस FIO ऑफिसर को झिड़कता है और बोलता है, तुम्हारी देख रेख में ऐसा हुआ कैसे? वो इस्लामाबाद से कैसे बाहर निकले? अब असल बात ये थी कि इस जनरल ने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुट के बाकी फौजी जनरलों को मनाया था, क्योंकि जितना भी पैसा ये इजरायली बचाते वो सब इनकी ही जेब में जाने वाला था। पर बात ये नहीं थी, उन फोटोज को वो FIO ऑफिसर ठीक से समझ नहीं पाया था, जो कि इस जनरल ने एक बार में ही देखते हुए
में पहचान लिया था कि ये फोटो कहूता से ली गई है। और कहूता कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, ये वो जगह थी यहाँ पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा के खलीफा बनने की तैयारी चल रही थी। और अगर ये बात किसी और को पता चलती तो उसके लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती थी। तो इसने बिना किसी को कुछ कहे तुरंत ही इनको इजराइल भिजवाने का इंतजाम करवाया और अगली फ्लाइट से इनको पाकिस्तान से निकलवा दिया। बात ये थी कि जो ये इजरायली पाकिस्तान आए थे उनमें से कुछ मोसाद के ऑफिसर्स थे और कहूता वो जगह थी जहां पाकिस्तान का एकमात्र सपना उनका पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश चल रही थी। और वहां उन इंजीनियरों का बस में जाना, उस बस का एक जगह आकर खराब होना, उनका बस से बाहर निकलकर फोटोज लेना, वहां की मिट्टी पत्थर के सैंपल लेना मोसाद के एक बड़े ऑपरेशन का पार्ट था जिसका गोल ये था कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर इंटेलिजेंस गैदर कर सकें। और इजराइल पहुंचने के बाद उनमें से एक मोसाद ऑफिसर पाकिस्तान से मिले सैंपल्स और स्ट्रेटेजिक फोटोज को अपने मोसाद सिग्नल्स एंड मटेरियल इंटेलिजेंस डिवीजन को सौंपता है। पर बात थी कि ये सैंपल कहूता में सिग्निफिकेंट रेडिएशन लेवल बताने में थोड़े नाकाम साबित हो रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानियों ने कितने % की न्यूक्लियर एनरिचमेंट की है। और ये बात सुन मोसाद के एजेंट थोड़े मायूस हो जाते हैं क्योंकि इन एजेंटों ने इस मिशन को करने में काफी रिस्क लिया था। पर इस ऑपरेशन की असल कहानी तब शुरू होती है जब 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को दिन दिहाड़े इंडिया ने 2 हिस्सों में बांट डाला था और इस हार ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था। और जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की पैंटे खोल उन्हें बेइज्जत किया था, उससे उनकी दुनिया भर में थू थू हो रही थी। तो उसी वक्त से पाकिस्तान आर्मी के बड़े जनरल, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और खासकर उनके प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला लिया था कि उन्हें ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा। और उनका मानना था कि वो घास की रोटी खाकर जी लेंगे पर एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएंगे। और तब से ही पाकिस्तान ने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। पर जितना खतरा इन बॉम्ब से भारत को था उतना ही खतरा इजराइल को भी, क्योंकि इजराइल के वजूद में आने के बाद जितनी भी जंगें इजराइल की अरब देशों के साथ हुई थी उसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के अरबों का साथ दिया था। पाकिस्तान इजराइल से कितनी नफरत करता है ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अपने पासपोर्ट पर लिख रखा था दिस इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इजराइल। दूसरा एक मजहबी इतिहास जो कि इस आधार पर था कि यहूदी और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते। और इजराइल को खत्म करने का तमगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात होती, अब ये खतरा इजराइल जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ा था। और जब से मोसाद को रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, तब से ही मोसाद ऑप्शंस ढूंढ रही थी जिससे उन्हें पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर बॉम्ब मेकिंग की कुछ इंटेलिजेंस मिल सके। पर कई सालों तक हाथ पैर मारने के बाद भी उन्हें कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। और मोसाद एजेंटों का अब पाकिस्तान में जाना उन्हीं प्रयासों में से एक बहुत बड़ा प्रयास था जो कि समय से पहले ही उनके निकाले जाने के बाद अब फेल होता नजर आ रहा था। हालांकि इस फेल ऑपरेशन के बावजूद भी उनके पास एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी, क्योंकि पहली बार मोसाद के पास कहूटा फैसिलिटी के आसपास के सॉइल सैंपल्स और स्ट्रेटेजिक फोटोज थी। तो फिर एक दिन मोसाद के ऑफिस में कहूता न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग चलती है और इसमें कई घंटे पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सेवरल इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर डिस्कशन करा जाता है। खैर ये इकलौती मीटिंग नहीं थी, बल्कि इस साल मोसाद ने ऐसी ही कई मीटिंग्स करी थी और हर बार गुना घटाव करने के बाद मोसाद के इन ऑफिसरों को एक ही जवाब मिल रहा था और वो था इंडिया। पर हर बार की तरह इस बार भी कुछ मोसाद के ऑफिसर्स इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि बात ये थी कि उस वक्त इंडिया और इजराइल के नाम मात्र के ही रिश्ते थे और ज्यादातर बातें बैकडोर चैनल से ही होती थी। मोसाद और रॉ के बीच भी कुछ ऑपरेशंस और गिनती की ट्रेनिंग्स के अलावा कुछ खास नहीं हुआ था और इतने बड़े ऑपरेशन के लिए सीधा इंडिया से हाथ मिलाना काफी रिस्की था। पर बात यह भी थी कि उस वक्त अमेरिका के कोल्ड वॉर के चलते पाकिस्तान में इंटरेस्ट थे, तो मोसाद के इन ऑफिसरों को पता था कि वो अमेरिका से कुछ खास मदद नहीं मांग सकते। तो फिर इसी सब कड़ी में मोसाद ने इंडिया पर भरोसा करने का सोचा और मोसाद के मेटसाडा ब्रांच के डिप्टी हेड, जिनका की कोड नेम था फ्रॉइड, उनको रॉ से इस इंटेलिजेंस को लेकर संपर्क साधने का कहा जाता है। और उधर रॉ का पाकिस्तान में इतना डीप नेटवर्क होने के बावजूद भी उनको कुछ खास इंटेलिजेंस हाथ में नहीं लग रही थी। उन्हें बस पता चल रहा था तो अफवाहें, वो पाकिस्तान में जगह जगह हाथ पैर मार रहे थे, पर उन्हें कहीं भी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी का सबूत नहीं मिल पा रहा था। अब इस बात से रॉ स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर जेएस बेदी काफी नाराज हो रहे थे, क्योंकि अब पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों को काफी समय लग रहा था वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी को
को ढूंढने में, और उनके ऊपर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन जब वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो आते ही उनके सेक्रेटरी एक सीलबंद एनवेलप उनके टेबल पर रख देते हैं। जब वो उसको खोलकर पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसमें लिखा था कि मोसाद के अधिकारी उनसे तत्काल प्रभाव से मिलना चाहते हैं। और जब तक वो ये सब समझ रहे थे तभी उन्हें रॉ चीफ RN काओ का टेलीफोन आ जाता है और वो उन्हें इस मीटिंग में जल्द से जल्द जाने का कहते हैं। खैर, इस भागम भाग में बेदी जल्दी से फ्लाइट पकड़ एक सीक्रेट लोकेशन की ओर निकल जाते हैं और वहां पहुंच मोसाद के मेटसैडा हेड फ्रूड और उनकी एक मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग रूम में बैठते ही मोसाद मेटसैडा हेड खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और मोसाद के क्या इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान को लेकर उसकी रिपोर्ट बेदी के साथ साझा करते हैं। तो बेदी पहले उनकी ये रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर वो इनको लेकर मेटसैडा हेड से कई सवाल करते हैं जिनका की जवाब वो तसल्ली बख्श रूप से देते हैं। फिर इस मीटिंग के अंत होते होते बेदी को मोसाद का पाकिस्तान को लेके क्या गोल है वो समझ आ जाता है और उसके बाद इसी तरह की कई मीटिंग्स मोसाद और रॉ के टॉप अधिकारियों के बीच होती है और एक डिटेल्ड प्लान डिस्कस किया जाता है। और फिर रॉ चीफ RN काओ स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर JS बेदी को इस ऑपरेशन को मोसाद के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए असाइन करते हैं। और इन सब मीटिंगों के बाद यह तय किया जाता है कि मोसाद टेक्नोलॉजिकल हेल्प करेगी और रॉ अपने पाकिस्तान में एजेंट्स के नेटवर्क द्वारा इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। खैर, बेदी और फ्रूड इस ऑपरेशन को पाकिस्तान में अंजाम देने से पहले साइप्रस के निकोसिया शहर के एक पब में मिलते हैं, जहां फ्रूड उनको समझाती है कि कैसे 60% की एनरिचमेंट पर यह कहूता फैसिलिटी दर्दनाक बन सकती है और कौन से सबूतों को देखते हुए उन्हें इस फैसिलिटी को खत्म करना होगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो बेदी को पहली बार इस पाकिस्तानी कहूता न्यूक्लियर फैसिलिटी की एग्जैक्ट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स शेयर करते हैं और इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है। बेदी इस रिपोर्ट को पाते ही एक तो रॉ चीफ RN काओ को कोडेड मैसेज करते हैं और उनसे मंजूरी पाते ही वो पाकिस्तान के कहूता में अपने सोर्सेज को एक्टिवेट कर मोसाद के बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर निगरानी करवाना शुरू कर देते हैं। फिर पहला हफ्ता बीता है, फिर महीना और फिर पूरा साल, पर तब भी बेदी के इन सोर्सेज को जहां मोसाद ने बताया था वहां कुछ खास इनपुट नहीं मिल पा रही थी। बस वहां दिन में 2-3 ट्रक आते थे जो कि कुछ हफ्तों बाद चले जाते थे और इन सोर्सेज ने कुछ समय बाद वहां की मिट्टी के सैंपल भी भेजे थे, पर जितना मोसाद के उन एजेंटों ने पता लगाया था रेडिएशन के लेवल वही सेम थे, मतलब उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था, जो कि मोसाद के साइंटिस्टों के हिसाब से जरूर होना चाहिए था। अब ऐसा देख फ्रूड और बेदी काफी परेशान हो रहे थे, मतलब हर बार की रिपोर्ट से ऐसा लग रहा था कि जैसे इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम रुक सा गया हो, पर ऐसा था नहीं। बेदी के सोर्सेज ने कंफर्म किया था कि वहां साइंटिस्ट आम काम करते हुए देखे जा सकते थे। वो रोज एक टाइम पर फैसिलिटी में आते थे और शाम को एक टाइम होने के बाद चले जाते थे, तो ये बहुत मुश्किल था कि वहां कुछ हो ना रहा हो। और 1 साल तक ऐसे ही वेट करने के बाद फ्रॉड कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं और वो मोसाद के स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस सेल से बात कर उन पर जोर डालते हैं, जिससे कि वो अमेरिका में अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर कहूता के आसपास के एरिया की सैटेलाइट थर्मल इमेजरी पर रिपोर्ट प्राप्त करवाते हैं। और जब वो रिपोर्टें फ्रॉड और मोसाद के बाकी साइंटिस्टों को मिलती है तो उनकी नींदें उड़ जाती है, क्योंकि बात ये थी कि पाकिस्तान गैस सेंट्रीफ्यूज एनरिचमेंट कर रहा था, जिससे इलाके में रेडिएशन बहुत ही कम लीक होती थी। ऊपर से ये प्लांट अंडरग्राउंड टनल्स, लेड शील्डिंग, कंक्रीट वॉल्ट के साथ बनाया गया था, तो इसलिए रॉ की रिपोर्ट्स में एनरिचमेंट का परसेंटेज कम आ रहा था। पर अब असल बात ये थी कि पाकिस्तान बिल्कुल धीरे धीरे और पूरी चालाकी के साथ अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर काम कर रहा था। पर जहां मोसाद को उम्मीद थी कि पाकिस्तान चाइना से इंस्पायर्ड अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा होगा, पर बात थी कि वो ये सारी टेक्नोलॉजी यूरोपियन यूज कर रहा था, जिसका कि यूरोप के न्यूक्लियर पावर्ड देशों को भी नहीं पता था। अब ये सब हुआ कैसे, मतलब पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आई कैसे? ये बहुत बड़ा सरदर्द मोसाद और दुनिया के लिए बन रहा था। अब इस नई इंटेलिजेंस का हाथ लगने के बाद फ्रॉड बेदी को बताती है कि पाकिस्तान कैसे यूरोपियन टेक्नोलॉजी का यूज कर न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। इसके बाद वो रॉ के ओरिजिनल प्लान में बदलाव करने का सुझाव देते हैं। उनका मानना था कि अब न्यूक्लियर फैसिलिटी की जगह रॉ को पाकिस्तान के साइंटिस्ट ट्रैक करने चाहिए और रेडिएशन लेवल्स को मैप करने के लिए उनकी कोई ही बिलोंगिंग के सैंपल को ढूंढकर वापस भारत लाना होगा, जैसे कि उनके कपड़े, बाल या रोजाना इस्तेमाल की कोई भी चीज। अगर रॉ ऐसा कर लेती है तो मोसाद काफी हद तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लेवल को समझ पाएगा। पर दूसरी तरफ फ्रॉड काफी हैरान हो रहे
थे। वो सोच में पड़ गए थे कि पाकिस्तान ने ये सब टेक्नोलॉजी यूरोप से कैसे चुराई है, तो वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देते हैं। फिर मोसाद के सजेस्ट करने पर बेदी ने कहूता में काम कर रहे एक एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट को ट्रैक करवाना शुरू किया और कुछ महीनों बाद ज्यादातर पाकिस्तानी साइंटिस्टों की लिस्ट बेदी के हाथ में आ जाती है और ये भी पता चल जाता है कि कहूता में कौन कौन काम कर रहा है। पर इतने समय तक इन साइंटिस्टों पर नजर रखने के बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है। पता चला था कि इनमें से ज्यादातर साइंटिस्ट महीने में एक बार एक खास नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं और इसको देखते हुए तब बेदी ने वहां अपने एक खास एजेंट को एक्टिवेट किया। प्लान ऐसा था कि जैसे ही इनमें से कोई साइंटिस्ट बाल कटवा रहा होगा तो उसके वो बाल चुपके से कलेक्ट करे जाएंगे। इस खास प्लान के पीछे बात ये थी कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले रेडिएशन एक्सपोजर को अपने न्यूक्लियर लैब से बाहर लीक ना होने की, पर अगर कोई इनरिचमेंट प्लांट में काम कर रहा है तो उसके बालों में ट्रेस लेवल रेडिएशन का मिलना ऑलमोस्ट गारंटेड था। तो एक तय दिन जैसे ही एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट वहां उस खास नाई के पास बाल कटवा रहा होता है तो उसी वक्त बेदी का वो एजेंट भी वहां दूसरी कुर्सी पर बाल कटवाने लग जाता है और जैसे ही उस साइंटिस्ट के बाल कट जाते हैं तो दुकान के बाहर उस एजेंट का एक और साथी अचानक झगड़ा शुरू कर देता है और जब उस झगड़े को सुलझाने सभी बाहर जाते हैं तो वो एजेंट झट से बाल कलेक्ट कर उन्हें अपने एक सिक्योर पाउच में सील कर वहां से सीधा रॉ के लोकल स्टेशन हेड को सौंप देता है। और जब उस साइंटिस्ट के बालों की टेस्टिंग की जाती है तो पता चलता है कि पाकिस्तान का एनरिचमेंट लेवल 30 से 40% के बीच हो सकता है। अब ये सुन बेदी और फ्रॉइड दोनों स्तब्ध हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही साल की बात थी जब पाकिस्तान 60% की एनरिचमेंट भी अचीव कर सकता था और 60 से 100% एनरिचमेंट के लिए बस कुछ ही महीनों का समय लगना था। तो ये रिपोर्ट्स देख वो दोनों इस ऑपरेशन के आखिरी हिस्से की प्लानिंग करने लगते हैं, जो कि उन्होंने कई पहलुओं को देखते हुए कुछ इस प्रकार किया था। पहले तो इजराइल से फाइटर जेट्स इस ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले वहां से उड़ेंगे और रात को इंडिया पहुंच एक सीक्रेट मेकशिफ्ट स्ट्रिप पर रिफ्यूलिंग करेंगे। फिर जब ये रिफ्यूल कर रहे होंगे तो पाकिस्तान में कुछ चुने हुए रॉ एजेंट कहूटा की न्यूक्लियर फैसिलिटी को इंफ्रारेड स्ट्रोब से मैप करेंगे। फिर अगर ऑपरेशन का ये चरण सफल रहता है और फील्ड एजेंट से हरी झंडी मिलती है तो उसके कुछ मिनट्स बाद ये जेट उस सीक्रेट स्ट्रिप से रवाना होंगे और एक पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान पहुंच कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स करेंगे। फिर फैसिलिटी के डैमेज हो जाने के बाद वहां खुद रॉ एजेंट्स जाकर फील्ड एनालिसिस करेंगे और कुछ भी मिस हैपनिंग हुई हो अगर उसे तुरंत बेदी को ब्रीफ करेंगे। फिर अंत में सब ठीक रहता है तो उन्हें पाकिस्तान से एस्केप करवा दिया जाएगा और पाकिस्तान का कोई रिएक्शन आता है तो उसके लिए मोसाद और रॉ के अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी थी। तो बेदी इस ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं पर बाहर दुनिया उनके हिसाब से नहीं चल रही थी। बात ऐसी होती है कि भारत की राजनीति के मौसम में एक बड़ा बदलाव होता है और सबको चौंकाते हुए मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और उन्होंने कुर्सी संभालते ही रॉ का बजट 40% तक कट कर दिया था। वामपंथी विचारक होने के कारण वो मानते थे कि सुरक्षा एजेंसियों का काम बस 2 देशों में दरार डालना होता है और इतना कम था कि उन्होंने रॉ डायरेक्टर की पोजीशन की पावर को भी डाउनग्रेड कर दिया था, जिससे कि उस समय के रॉ चीफ RN काव के साथ साथ कई रॉ ऑफिसर नाराज होकर रिजाइन कर देते हैं और उसके तुरंत बाद के शंकरन नायर रॉ डायरेक्टर बनाए जाते हैं। पर वो भी प्रोटेस्ट करते हुए अपनी पोस्ट छोड़ रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब ये सब देसाई को नागवार गुजरता है और वो अपने पसंदीदा आदमी को रॉ डायरेक्टर के पद के लिए चुनते हैं जिसका की नाम था NF संतूक। अब जब बेदी को ये सब खबरें मिलती है तो वो थोड़े भौचक्के रह जाते हैं। मतलब 10 साल तक RN काव ने इस देश की बाहरी खतरों से सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उनका अचानक से ऐसे रिटायर होना इस करंट ऑपरेशन पर भी असर डाल सकता था। फिर भी वो खुद को संभालते हैं और फ्रॉइड को इस ऑपरेशन की एक तय डेडलाइन दे देते हैं। पर कुछ दिनों बाद जब बेदी अपने टेबल पर इस ऑपरेशन को लेके काम कर रहे होते हैं तो उनका सेक्रेटरी तेजी से भागता हुआ उनके पास आता है और बोलता है कि सर बहुत बड़ी इमरजेंसी है, आपसे कोई अर्जेंट इस समय बात करना चाहता है। तो जब बेदी फोन उठाकर कान पर लगाते हैं तो उधर से बहुत ही सहमी हुई आवाज आती है जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, सर उनको हमारे इस ऑपरेशन का पता चल चुका है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ, कईयों को तो उन्होंने अभी मेरे सामने ही मौत के घाट उतारा है। अब ये सुन बेदी वही सुन सा हो जाते हैं। जब वो थोड़ा होश में आते हैं तो अपने सेक्रेटरी को घूरने लगते हैं और
अचानक उस फोन को पटकते हुए पाकिस्तानियों को गालियां देना शुरू करते हैं। वो सेक्रेटरी भी ये देख काफी हैरान हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी बेदी को ऐसे हिम्मत छोड़ते हुए नहीं देखा था। पर तभी उन्हें फ्रॉइड का फोन आता है और वो बोलते हैं कि मुझे इंटेलिजेंस मिली है कि रॉ एजेंटों का पाकिस्तान में कबर एक्सपोज हो गया है, पर ये वक्त अभी हिम्मत खोने का नहीं है। हम अब भी पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर खतरा डिसेबल कर सकते हैं। अब हमें प्लान बी एक्टिवेट करना ही होगा, और जो कि था बहुत रिस्की, जिसमें बिना किसी फील्ड एजेंट के इजरायली जेट्स को उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना था। तो ये सुन बेदी भी थोड़ा जोश में आते हैं, क्योंकि अब ये ऑपरेशन कवर्ट नहीं रह गया था, अब वजूद की लड़ाई होने वाली थी। खैर, जैसा प्लान किया गया था, बेदी रॉ चीफ को फोन लगाते हैं और इस ऑपरेशन के प्लान बी के लिए आदेश मांगते हैं। पर कई घंटे हो जाने के बाद भी उनको चीफ से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो जेएस बेदी खुद बाहर जाते हैं। तो उन्हें उनके सेक्रेटरी द्वारा बताया जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान से संबंध बिगड़ेंगे और जंग का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो अब ये सुन बेदी चरमरा जाते हैं और वहां उस रॉ चीफ सेक्रेटरी को सुनाने लगते हैं। और उधर उनके ऑफिस में फ्रॉइड के फोन पर फोन आ रहे थे, पर बेदी वहां नहीं थे तो वो उठा नहीं पा रहे थे। इतने में ही किसी के कहने पर बेदी के फोन की तार काट दी जाती है और उधर फ्रॉइड भी सोचने लग जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि बेदी अब ऐन मौके पर फोन क्यों नहीं उठा रहे। और तभी उनका यूरोप से एक लीड बहुत ही जरूरी इनपुट उनसे शेयर करता है। वो बताता है कि जिसने यूरोप से चोरी छुपे पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुराई है, उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर। अब उसका आगे प्लान ये है कि यही टेक्नोलॉजी इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया और बाकी मुस्लिम देशों को दी जाए। और उधर रॉ डायरेक्टर NF संतूक मोसाद चीफ को फोन कर पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन को तत्काल प्रभाव से कॉल ऑफ करवा देते हैं। और इस ऑपरेशन के ऐसे अचानक कॉल ऑफ होने के बाद मोसाद में बातें उठ रही थी, क्या भारत से हाथ मिला उन्होंने गलती तो नहीं की है। पर फ्रॉइड जब पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर के मसूबों के बारे में बताते हैं तो सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। पर इन सब से अलग अब बेदी नहीं रहे थे। मतलब पाकिस्तान में उनके एजेंट्स का ऐसे शहीद होना उन्होंने कभी अपने सपने में भी सोचा नहीं था। और ये सोच उनके मन में अब बदले की आग दहक रही थी कि तभी वो RN काओ को फोन लगाते हैं। तब कुछ महीनों बाद इंटरनल रिपोर्टर से पता चलता है कि इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बातों बातों में रॉ के इस प्लान का जिक्र किया था। खासकर उन्होंने कहूता का नाम ले लिया था। तो इससे सावधान हो, जनरल जिया ने रात भर में ही कई रॉ एजेंटों को अगवा कर उनकी इंटेरोगेशन शुरू करवा दी थी और एक एक कर कईयों को मौत के घाट उतरवा दिया था। और शायद देसाई जी अपने काम से काम रखते तो भारत को अमूल्य एजेंट्स पाकिस्तान में नहीं खोने पड़ते और पाकिस्तान 28 मई 1998 को न्यूक्लियर पावर ना बनता। अगर आपको लगता है इस कहानी का बस यही पहलू है तो आप गलत हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दूसरा पार्ट जल्द आएगा।